नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन अग्रणी हिंदी लेखिकाओं में स्थान रखने वाली सशक्त लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी दूर के दर्शन का सुख। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दुबई में इस समय रात के लगभग 10:30 बजे का समय था। भारत में तो इस समय रात के 12 बज रहे होंगे। दुबई की चमकती सड़क पर फिसलती दुबई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लोकल बस में बैठा बसंत अनमना सा कांच की खिड़की से बाहर देख रहा था। नहीं, शायद देख नहीं रहा था। सामने से गुजर रहे दृश्यों पर तो सिर्फ उसकी नज़रें टिकी थीं। पुतलियां अपनी जगह पर स्थिर थीं, गिरती उठती पलकों के साए तले। लेकिन दृश्य फिसल रहे थे। हर क्षण नए दृश्य आते और पीछे भाग जाते, फिर कुछ और नए। किसी रेड लाइट की भीड़ में बस थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती और फिर धीरे से अपनी रफ्तार पकड़ लेती। किसी सड़क पर बस कुछ तीव्र गति से चलती तो किसी पर कुछ धीमी गति से। आरंभ में बसंत को ये बात समझ में नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे कई बातें पता चलीं। प्रत्येक सड़क की स्पीड लिमिट फिक्स है। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई नहीं कि किसी अदृश्य दैत्य ने अपनी चमकदार आंखें झपकाई नहीं। और चालान का उसके फ़ोन पर फौरन मैसेज, अब भरो चालान। किसी से टक्कर हो गई तो ये थोड़े ना कि चढ़ गए दाना पानी लेकर एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर तो जिसकी गाड़ी ठुकती है और जो ठोकता है, दोनों शराफत से सड़क के एकदम किनारे लगा देते हैं गाड़ी। एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं, गाड़ी के इंश्योरेंस वगैरह के बारे में जानकारी लेते हैं, आगे की कार्यवाही करते हैं। कभी कभी तो अगर किसी की गाड़ी खड़ी गाड़ी से ठुकती है तो अपना नाम, मोबाइल नंबर वहाँ पर लिख कर चला जाता है ताकि वो संपर्क स्थापित कर सकें और आगे की कार्रवाई की जा सके। पहली बार बसंत के तैयारे भाई मातवर ने यह जानकारी बसंत को दी थी। अच्छा भाई, और अगर अगला दूसरे दिन ना आया तो क्या पुलिस उसे पकड़ने जाती है? अरे हट, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। वहाँ लोग बहुत तमीज़दार होते हैं, ऐसी छोटी मोटी बदमाशियाँ नहीं करते। मातवर भाई तब पिछले 5 साल से रह रहा था दुबई में। ऐसे ऐसे किस्से सुनाया करता था इस माया नगरी के कि बसंत ने भी मन ही मन ठान ली थी कि 10वीं पास करते ही थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लेगा और दुबई चला जाएगा। मातवर भाई की तरह उसकी भी नौकरी लग जाएगी किसी होटल या ढाबे पर। वहाँ यहाँ की तरह छोटे मोटे ढाबे नहीं होते। मातवर भाई ने उसके ज्ञान में इजाफा किया। कोई भी नहीं, बसंत ने अपनी पलकें आश्चर्य से झपकाईं। सड़क किनारे तो होते होंगे ना ढाबे, जैसे यहाँ होते हैं। ट्रक, टैक्सी, बस के ड्राइवर चाय नाश्ता करते हैं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं यहाँ की तरह, कहकर मातवर उसे फिर मूर्ख समझकर घूरने लगता, किसी प्रौढ़ को अक्षर ज्ञान देने जैसे दुष्कर अंदाज में। मातवर इस बारे में जब अधिक बात ना करता तो बसंत का कौतूहल किसी दूसरी तरफ मुड़ जाता। अच्छा भाई, तुम्हारी खोली तो ठीक ठाक बड़ी होगी ना, फिर भाभी और बच्चों को क्यों नहीं ले जाते? तुम्हें भी सुख हो जाएगा घर का। वहाँ खोली नहीं होती, हम एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं। मातवर स्टूडियो अपार्टमेंट ऐसे बोलता जैसे दुबई में किसी विला में रहता हो, लेकिन वसंत का ध्यान हम पर अटक जाता। हम कौन भाई? मातवर को अपनी गलती का एहसास तुरंत हो जाता, इसलिए बात संभालता, लेकिन बात सच्ची होती। अरे, तुम्हें दीन दुनिया का कुछ पता भी है? इस छोटे से कस्बे में ज़िंदगी बिता रहे हो। स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया ही कम से कम 1 लाख रुपए से कम नहीं होता। अकेले कितना किराया दूंगा तो घर पैसे कहाँ से भेजूंगा फिर? तो कौन रहता है तुम्हारे साथ? दोस्त लोग रहते हैं, और कौन। सबही तो वहाँ कमाने आए हैं, तो किराए में बिना बात काहे फूकें। हाँ, ये बात तो सही है। कितने लोग रहते हैं? बसंत अगला सवाल दाग देता। यही कोई 4-5 लोग। इतने लोग? ये तो पूरा एक कुटुंब हो गया। क्या कमरे हैं? एगो कमरा है मेरे भाई। मातबर उसके अनवरत सवालों से ऊबने लगता। एको? एक में 5 कैसे सोते हैं, नीचे गद्दा डाल के? नहीं भाई, 5 सिंगल बेड लगे हैं, ठीक ठाक बड़ा कमरा हैगा। अच्छा, फिर खाना कौन बनावे रसोई में इतने लोगों का? लुगाई तो ना रहती होगी किसी की? हमने कुक लगाया हुआ है, 5 मिलकर उसकी तनख्वाह देते हैं। इस बार मातबर थोड़ा शान से कहता। ओ तेरे की भाई, तुम लोग किसी और का काम करे हो तो कोई तुम्हारा, कहकर बसंत हंसने लगता।
हाँ ज़रूरी है, काम पर से लौटने में बहुत देर हो जाती है। मातबर के स्वर में हल्की सी थकान महसूस होती है। अच्छा भाई, पूरा दुबई तो तुम घूम लिए होगे ना? बुर्ज खलीफा और क्या कहवे डेजर्ट सफारी। तुझे ये सब कैसे पता? मातबर उसके सामान्य ज्ञान पर कुछ चमत्कृत होते हुए कहता। मेरे दोस्त के पास टच स्क्रीन वाला मोबाइल है ना, उसमें ढूंढा। भाई, मैं बस पढ़ाई पूरी कर लूँ तो तुम्हारे साथ ही चला चलूँगा दुबई। इससे पहले तो बापू जाने न देवेंगे। दुबई जाना इतना भी आसान ना है, पैसे लगते हैं। तो कमाऊँगा भी तो ना। कमाएगा तो बाद में। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीखनी पड़ती है, काम चलाऊ, और हिंदी भी साफ। सब करूँगा ना भाई, बस बापू को मना लेना। 10वीं के बाद दुबई ही जाना है मने तो। दुबई का ऐसा नशा चढ़ा बसंत को कि ख्वाबों में भी दुबई ही दिखता। मातबर ने बताया था कि वो भारतीय करेंसी में लाख से ऊपर कमा लेता है महीने में। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पर उसका क्या, मेहनत तो सब जगह करनी पड़े। तब न दुबई की करेंसी के बारे में सोचा, ना यहाँ के खर्चों के बारे में, ना यहाँ के कोल्लू के बैल की तरह रेंगती ज़िंदगी के बारे में, जो पहली रात 12 बजे आंख बंद करती है और अगली सुबह 5 बजे खोल देती है। फिर पूरा दिन खुली ही रखनी पड़ती है। जिस रंगीन दुबई के सपने देखे थे, उसके दर्शन भी तो नज़दीक से न कर पाया। बस आने के कुछ दिन मातबर भाई ने थोड़ा बहुत घुमा दिया था खास खास जगह। इस चमकती सुविधा संपन्न दुबई में साधनहीन भला सामने कहाँ दिखेगा। खूबसूरत शानदार इमारतें बनाने वाले मजदूर भी एक गाड़ी में सुबह लाए जाते हैं, फिर शाम को उनके ठिकानों पर पहुंचा दिए जाते हैं। फिर कुछ सालों में कुछ कमाकर अपने देश लौट जाते हैं। उनके भी तो कोई अनुभव पूछे। बस में बैठे बैठे बसंत ने एक लंबी उबासी ली और दाईं तरफ के बजाय बाईं तरफ देखने लगा। भले ही नज़रें सामने टिकाए वो अपनी सोचों में डूबा रहता है, लेकिन रोज़ बनने वाले इन अक्सों के चित्र आँखों के पीछे बसकर पुख्ता बस्ती बना गए हैं। 2 साल बाद बसंत का 10वीं पूरा हुआ और वो अपने पंख तौलने लगा। उसके आसपास के जानने में कई लड़के बहरीन, कतर वगैरह खाड़ी के कई दूसरे देशों में कुक, ड्राइवर, क्लीनर आदि की नौकरी के लिए गए हुए थे। जब 2-3 साल बाद 2-3 महीने के लिए घर आते तो उनकी ठसक देखते ही बनती थी। उनके कपड़े, मोबाइल, टिप टॉप रहन सहन उसे बहुत आकर्षित करता। दुबई जाना मातबर भाई के कारण सुरक्षित लग रहा था। बापू को मनाना खासा मुश्किल था, लेकिन उसने सब्ज बाग दिखाकर आखिर मना ही लिया। ये क्यों नहीं सोचते बापू, वहाँ ठीक से कमा लूँगा तो दोनों बहनों की शादी आराम से निपट जाएगी, छोटे की पढ़ाई भी हो जाएगी। आप भी कितना काम करोगे अब। मैं कुछ साल नौकरी करके पैसा बचा लूँगा तो यहाँ अपना छोटा मोटा धंधा खोल लूँगा। हमेशा के लिए थोड़ी ना कोई जा रहा हूँ, बस 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा। इस बात पर बापू मान गए। मातबर छुट्टी आया हुआ था उन दिनों। उसने उसी कंपनी में बसंत के UAE वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, जिस कंपनी ने उसका वीज़ा लगाया था। पूरी कार्रवाई में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग गया था। बसंत ने उसे पहले ही समझा दिया था, गलत सलत लोगों व दलालों के चक्कर में मत पड़ना, सीधे रास्ते चलना ही उचित है। कुछ देर लगेगी, कोई बात नहीं। मातबर वापस चला गया था। आखिर बसंत का इंतज़ार खत्म हुआ। उसका वर्क वीज़ा 2 साल के लिए मंजूर हो गया। वो कंपनी मॉल में काम करने के लिए वर्कर्स सप्लाई करती थी। आकाश भर सपने लिए जब वो दुबई पहुंचा तो कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी एक मॉल के कैरफोर में लग गई। वहाँ की ड्रेस पहने वो अकबक सा इधर उधर घूमता रहता। साथ के लड़कों के साथ वो भी अंग्रेजी के कुछ वाक्य बोलना सीख गया, लेकिन मॉल की नौकरी रास नहीं आई। मातबर भाई ने उसके रहने का ठिकाना डिस्कवरी गार्डन में, जहाँ वो रहता था, वहीं दूसरों के साथ कर दिया था, क्योंकि वे तो पहले से ही 5 जने रह रहे थे। वो उदास सा हो गया था। अरे काहे परेशान होता है, आमने सामने की बिल्डिंगें ही तो हैं। हफ्ते में एक दिन मेरी छुट्टी होती है, तुझे मैं दुबई घुमा दूंगा। पहले पहल मातबर भाई ने अपना वादा निभाया, लेकिन उसका मन उन लड़कों के साथ लगता ही नहीं था। उसके साथ एक लड़का मजहर पाकिस्तानी था, एक दक्षिण भारत से था और एक बांग्लादेशी था, एक राजस्थान से था। उन चारों का साथ भी न के ही बराबर मिलता। 12 बजे मॉल बंद होता तो वो 1 बजे तक घर पहुंचता। सुबह देर से उठता और रात का बचा कुचा खा कर निकल जाता। 9 बजे तक उसे पहुंचना पड़ता। केयरफोर से होम डिलीवरी के लिए भी जाना पड़ता। कई बार मन होता वापस लौट जाए,
हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती, उसमें अपने कुछ ज़रूरी काम निपटाता, या फिर सबका प्रोग्राम बन गया तो घिसटता हुआ सबके साथ घूमने भी चला जाता, नहीं मन होता तो सो जाता। उन पांचों ने भी मिलकर एक लड़के को रात का खाना बनाने के लिए रख लिया था। घर आकर खाना बनाने की ताकत किसी में नहीं बचती। मजहर ने बाद में दुबई में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया। उसने मॉल की नौकरी छोड़ दी। जिस कंपनी ने उसे बुलाया था उसका पैसा चुकता कर दिया और दूसरी कंपनी से वीज़ा बनवा लिया। वह घरों में काम करने की कवायद करने लगा। ऐसा करना कितना सही है? उसने मजहर से पूछा था। मैं मॉल की नौकरी छोड़कर घरों में काम करूँगा, खाना बनाने और सफाई का। पैसा भी ज़्यादा मिल जाता है। इस कंपनी के अंडर रहकर तो 2 साल तक घर भी नहीं जा सकते। घरों से साल में एक बार छुट्टी भी मिल जाती है। लेकिन बसंत को भी मॉल में काम करना ही था। अलग अलग घरों में काम करने के लिए उसे दुबई के अलग अलग बस व मेट्रो रूट्स की जानकारी होनी भी आवश्यक थी। उसने 2 साल तक मॉल में नौकरी की। 2 साल बाद बसंत बड़ी बहन की शादी में घर गया। सोच रहा था बापू उसे वापस न जाने की जिद करेंगे तो मान जाएगा। एक जिम्मेदारी पूरी हो गई थी, लेकिन बापू के शब्दों ने उसे जिम्मेदारियों से बांध दिया। छोटी का भी निपट जाए ब्याह, उम्र तो हो ही गई है उसकी। उस समय वो एक उम्मीद से वापस आ गया, लेकिन ये निपटना कभी निपट ही नहीं पाया। कभी छोटे की पढ़ाई, कभी घर की मरम्मत, कभी बापू का ऑपरेशन, कभी ये कभी वो। पैसा आ रहा था, छोटा भाई नौकरी पर लगा तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। चलो ये भी काम निपट गया, अब वो वापस चला जाएगा। बापू ने पूछा, बसंत तेरे लिए भी लड़की देख लें? तेरी माँ से अब काम नहीं होता, सहारा हो जाएगा उसका। लेकिन जब अपना बैंक बैलेंस टटोला तो लगभग खाली ही था। ऐसे में शादी? तो कुछ साल और नौकरी कर लेना वहीं। भला किसके पास सोचने की फुर्सत थी कि बसंत अब क्या चाह रहा है। 18 का बसंत 28 का हो गया था। किसी ने उससे ना कुछ पूछा, ना उसकी इच्छा अनिच्छा के बारे में जाना। अपनी पसंद की लड़की से माँ बापू ने उसकी शादी कर दी। एक छुट्टी में शादी करके आया था। माँ बापू की पसंद सही, पर रुक्मणी उसे अच्छी ही लगी थी। समझदार व परिपक्व लगी थी। उसे कोई गिला न था, बस अब कुछ साल कमा लेगा और वापस चला जाएगा। ऐसा ही सोच वो पाई पाई जोड़ता रहा। तभी बस स्टॉप के अंदर प्रवेश कर गई। पिछले लगभग 10 सालों से वो दुबई का रहवासी बन चुका था। कायदे अनुसार अब तक उसका मन यहाँ लग जाना चाहिए था। मातवर भाई कभी का खा कमा कर वापस जा चुका था। उसके कमरे के साथी भी कई आए और गए। कुछ साल के बाद सभी को तो अपने परिवार में लौटने का मोह सताने लगता है। इतना पैसा होता नहीं कि परिवार साथ रख सकें, बस कुछ और कमा लेने का लालच पैर उठाने नहीं देता। 8-9 महीने पहले छुट्टी गया था, तब रुक्मणी से बोलकर आया था, अब यहीं काम कर लूँगा, अब की जा रहा हूँ, पूरा ही लौटूंगा। ठीक है, अब हम साथ तो रहेंगे। रुक्मणी ने लंबी सांस ली थी और कुसुमलता सी बसंत की बाहों में समा गई थी। उस दिन किस निश्चिंतता से डूबे थे वे एक दूसरे की बाहों में। अब ये सुख उसे हमेशा नसीब होगा। जब वो दुबई आ रहा था तो रुक्मणी ने भी अपनी छोटी मोटी लिस्ट पकड़ा दी थी। अब तो जाओगे नहीं, इसलिए मेरे लिए भी कुछ लेते आना। क्या क्या मंगा ली हो? अरे यहाँ नहीं, वहीं देखना। रुक्मणी ने कागज़ मोड़कर उसकी हथेली में बंद कर दी थी। कागज़ संभाल कर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ना जाने क्या मंगवा लिया होगा रुक्मणी ने। खैर बाद में देख लेगा। आने के 3 महीने बाद रुक्मणी ने फ़ोन पर शर्माते शर्माते कहा था कि वो बाप बनने वाला है। अरे पर कैसे? वो अकबक आ गया था। धत, रुक्मणी ने चिढ़ते हुए कहा था, जैसे बनते हैं। इन महीनों में उसने अपना सब कुछ समेटा दुबई से। वीज़ा ख़त्म होने पर था, पर अब उसे आगे तो बढ़ाना नहीं था, इसलिए निश्चिंत था। खरीदारी भी खूब कर ली थी, सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद लिया था। आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे कपड़े। पहली बार अपने खुद के परिवार के लिए खरीदारी कर रहा था। एकाएक रुक्मणी की याद आ गई। कैसे भूल गया वो भी। खूब ढूंढा, पर वो कागज़ का टुकड़ा न मिला उसे। मॉल की नौकरी छोड़कर वो काफ़ी सालों से घरों में काम कर रहा था, खाना बनाने का और क्लीनिंग का। अधिकतर युवा जोड़ों के घरों में काम मिलता है। कभी तो पक्का पता रहता है कि विवाहित हैं, और कभी वो दुविधा में ही रह जाता है कि विवाहित हैं या बिना शादी के ही साथ रह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी से आत्मीयता सी हो चली थी। दमाग खिल्स वाले दीदी भैया बहुत ही मधुर स्वभाव के हैं।
सबसे आखिरी में रात में उन्हीं का काम करता है। जब अधिक देर हो जाती है तो दीदी भैया उसे खाना खिलाकर ही भेजते हैं। उसे संकोच होता है तो भैया कहते हैं, अरे बसंत, तू इतना संकोच क्यों करता है? हम भी घर से बाहर नौकरी करने आए हैं और तू भी। तेरी मुश्किलें हम समझते हैं। JLT वाली मम्मी जी तो बहुत ही अच्छी हैं। जितनी बार वो काम छोड़कर घर लौटने की बात करता था, प्यार से बेटा बेटा करके समझाती थी। काम करने की यही उम्र है बेटा, कुछ साल और कर ले, फिर अपने देश तो हम सब ने ही लौटना ही है। ये सुनकर उसे बहुत ढाढ़स मिलता है। ख्यालों में गुम बसंत बस से नीचे उतर कब थोड़ा सा पैदल रास्ता पार कर अपनी बिल्डिंग में प्रवेश कर चुका था। आज सबको अलविदा कह आया था। परसों अल सुबह की फ़्लाइट थी। परसों दिल्ली पहुंचकर रात तक वो अपने घर सहारनपुर पहुंच जाएगा। दिल में तरह तरह के ख्याली पुलाव पक रहे थे। थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया है उसके पास। चाय पकौड़ी चाट वगैरह की ठेली लगा लेगा। घर पर शाम सुबह प्रेस का काम भी कर लेगा। इस काम में माँ और रुक्मिणी भी मदद कर देंगी। परिवार ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, वैसे भी जुड़वा होने वाले हैं। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगा। अगले दिन सारी पैकिंग कर दोस्तों को रात में गुड बाय बोल दिया। तभी उसका फ़ोन बजकर बंद हो गया। जरूर रुक्मिणी ने मिस्ड कॉल दी होगी। उतावली कहीं की, कल पहुंच तो रहा हूँ। उसने फ़ोन देखा, रुक्मिणी की ही मिस्ड कॉल थी। बाहर गैलरी में आकर कॉल बैक करता मन ही मन मुदित हुआ। उसका मन इस समय रुक्मिणी को कुछ ऐसा छेड़ने को कर रहा था कि वो शर्मा कर दूरी हो जाए और उसी दबी ढकी खुनखुन सी हंसी पर वो ठाठा लगाए। कहेगा, देखा मेरे बच्चे भी जल्दी नहीं आ रहे, अपने बापू का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने फ़ोन लगाकर हेलो किया, लेकिन उस तरफ खामोश सिसकियाँ थीं। कौन कौन है रुक्मिणी? माँ, बोल क्यों नहीं रहे हो? अनर्थ हो गया बेटा, अब माँ की साफ आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? उसकी चिंता की सुई बापू की तरफ घूम गई। काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे। बहू नहीं रही बसंत, छोड़ गई हम सबको, 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देके। माँ के शब्दों ने उसके सिर पर बम फोड़ दिया था। आसपास की हवा भी जैसे स्तब्ध खड़ी रह गई थी। माँ पूरा वाकया हिचकियों के बीच सुना रही थी और प्राण शून्य सा बसंत का मस्तिष्क कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रहा था। फ़ोन कान के पास लगा था पर उसे जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। माँ सिसकते पूरा ब्यौरा दे रही थी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर माँ की आवाज़ आनी बंद हो गई। वह अंदर आकर बुत की तरह बिस्तर पर बैठ गया। विश्वास को भी विश्वास कर पाना मुश्किल था कि वहाँ दूर अपने घर में रुक्मिणी नहीं है, लेकिन रुक्मिणी के माध्यम से जन्मी 2 नवजात कन्याएं उसका इंतज़ार कर रही हैं, जिनका पालन पोषण उसे करना है। क्या कर पाएगा वहाँ रहकर, और क्या करेगा वहाँ जाकर? उसने हाथ में पकड़े फ़ोन को निहारा। इसी ने तो अभी अभी ये हृदय विदारक घटना उसे सुनाई है। वो फूट फूट कर रोना चाह रहा था, पर सुन्न पड़ गया मस्तिष्क उसे रोने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। तभी एक कागज़ फ़ोन के साइड पॉकेट से झांकता हुआ लगा। बाहर खींचा तो रुक्मिणी की वही लिस्ट थी। खोल कर देखा, लिखा था, वापस आने का सोच रहे हो, अच्छी बात है, पर इतने साल वहाँ रह गए हो, यहाँ काम कर पाओगे या नहीं पता नहीं। अभी तक अपने माँ बापू के परिवार के लिए कमाया, अब अपना भी तो परिवार बढ़ेगा। अपने बच्चों को भी अच्छी ज़िंदगी देना तुम्हारा फ़र्ज है। समझ बूझ कर वापस आने का सोचना, ऐसा ना हो कि वापस आकर आने का अफसोस रहे। रुक्मिणी को पूर्वाभास हो गया था जैसे 2 बेटियों की जिम्मेदारी, फिर जिसके लिए वापस जा रहा था वही नहीं है तो किसके लिए रहेगा वहाँ? पैसा भेज देगा, माँ पाली लेगी बेटियों को। अभी तक उसने माँ बाप के बच्चे पाले थे, अब माँ बाप उसके बच्चे पालेंगे। अजीब व्यंग्यात्मक भाव से उसके होंठ टेढ़े हुए और आंसुओं की धार बह निकली। झिलमिलाती आंखों से ही उसने JLT वाली मम्मी जी और दमाग हिल्स वाली दीदी को मैसेज लिखा कि वो अपना वीज़ा बढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहा है, छुट्टी से वापस आकर काम करेगा। बरसती आंसुओं को रोकने का प्रयत्न न कर वो कांच का स्लाइडिंग डोर खिसका कर छोटी सी बालकनी में खड़ा हो सामने दूर तक चमकती दुबई को दूर से ही दूर तक निहारने लगा। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई मर्म को छू लेने वाली कहानी दूर के दर्शन का सुख। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।